धरती पे अगर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर ही होता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के बाद अगर कोई जिंदगी देता है तो केवल डॉक्टर। नमस्कार, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आपका जनादेश के इस खास प्रोग्राम जनादेश हेल्थ टिप्स में, जहां आज हम बात करेंगे डॉक्टर की बात डॉक्टर के साथ। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुख्य मेहमान डॉक्टर महेश सुथरिया, जो आईसीयू स्पेशलिस्ट है। आइए हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आईसीयू से रिलेटेड ही है। सर, आईसीयू स्पेशलिस्ट होता क्या है और आईसीयू क्या होता है? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर महेश सुथरिया है। अच्छा सवाल है कि आईसीयू के लिए लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है और आईसीयू स्पेशलाइजेशन के लिए कन्फ्यूजन रहता है। नॉर्मली जैसे साइंस आगे बढ़ता है वैसे सब अलग अलग ब्रांचेस डेवलप होती है। वैसे ही पहले ऐसा था कि एक ही डॉक्टर सब चीज़ें ट्रीटमेंट करते थे। सर्जन भी मेडिसिन का ट्रीटमेंट करते थे, मेडिसिन वाले डॉक्टर सर्जरी भी करते थे। लेकिन अभी स्पेशलाइजेशन अलग अलग एक्सपर्टीज आई है, जिसमें आईसीयू स्पेशलिस्ट डॉक्टर का रोल रहता है कि कोई भी इमरजेंसी पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो सबको पहले स्टेबिलाइजेशन की ज़रूरत रहती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम लेके आया, शायद समझ लो इन्फेक्शन का दर्दी है, उसका बीपी कम हो गया है, या तो कोई बेहोश दर्दी हो गया, कोई एक्सीडेंट का दर्दी आया, कोई पॉइजन का पेशेंट आया, तो ऐसे सब अलग अलग टाइप के स्पेशलिस्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन वो सब का कॉम्बिनेशन जो रहता है आईसीयू स्पेशलिस्ट में, कि वो सब टाइप की जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है वो संभालते हैं। तो आईसीयू स्पेशलाइजेशन का मतलब ऐसा है कि कोई भी टाइप की इमरजेंसी अगर आई और वो इमरजेंसी की प्राथमिक सारवार से लेके उसको स्टेबल करने तक का रोल जो रहता है वो आईसीयू स्पेशलाइजेशन का रहता है। उसके बाद जो भी स्पेशलिटी का प्रॉब्लम है, समझ लो कोई पेशेंट बेहोश आया है तो पहले उसको ऑक्सीजन लगाना है, वेंटिलेटर लगाना है, उसको बीपी की दवाइयाँ बीपी ऊपर लाना है। वो सब सारवार देने के बाद उसके रिपोर्ट्स होते हैं। उसके बाद पता चलता है कि इसको दिमाग में हेमरेज है तो उसको न्यूरोसर्जन को उसमें साथ में लेना पड़ेगा। इसमें अगर पैरालिसिस है तो न्यूरोफिजिशियन का इसमें रोल आएगा। तो पहले जो भी कोई भी इमरजेंसी है उसको जो स्टेबिलाइजेशन करके उसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है वो ढूंढने का ब्रांच जो है वो क्रिटिकल केयर या तो आईसीयू स्पेशलाइजेशन बोलते हैं इसको। जी सर, आईसीयू अगर हम बात करें किसी भी पेशेंट या किसी भी फैमिली के बारे में, तो आईसीयू का नाम सुनते ही वो सर घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मरीजें एकदम क्रिटिकल कंडीशन में जाते हैं। तो सर, आईसीयू के अंदर जो यूज़ होने वाली इक्विपमेंट होती हैं सर, वो कैसी और क्या क्या होती हैं और क्यों उन्हें इस समय पे ही यूज़ किया जाता है? एक्चुअली आईसीयू जो है उसमें अलग अलग टाइप की मशीनें रहती है जो अलग अलग ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए रहता है। जैसे समझ लो कोई पेशेंट बेहोश है तो उसको सांस लेने में दिक्कत रहती है, ऑक्सीजन कम रहती है, तो ऑक्सीजन चालू करते हैं। सांस लेने में दिक्कत है तो उसको वेंटिलेटर चालू करते हैं, जो वेंटिलेटर आर्टिफिशियली ऑक्सीजन और सांस की गति पेशेंट की मेंटेन करता है। तो ये वेंटिलेटर भी आईसीयू में रहता है। अगर कोई पेशेंट है जिसमें यूरिन नहीं आ रहा है और शरीर में एसिड बहुत जम गया है, तो उसको निकालने के लिए अगर पेशेंट का सेल्फ किडनी काम नहीं कर रही है तो हम उसका डायलिसिस का उपयोग करते हैं। दूसरा, आईसीयू के अंदर एक्सरेज होते हैं, सोनोग्राफी होती है, वो सब मशीनरियाँ है जो अलग अलग अवयव को देखने के लिए और अलग अलग अवयव को सपोर्ट करने के लिए आईसीयू में रखी जाती है। बेसिकली जितनी भी मशीनरी है वो एक लाइफ सेविंग मशीनरीज रहती है और सब ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए वो काम में आती है। सर, हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोसीजर करके भी है, तो सर ये होते क्या हैं? ARDS, CRRT, ECMO, ये सब क्या होते हैं? कैसे स्पेशल प्रोसीजर? एक कुछ रोग के नाम है। जैसे ARDS का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी पेशेंट को फेफड़े बहुत खराब तरीके से खराब हो गए। जैसे आपने देखे हैं कि लास्ट 2 ईयर में कोविड के पेशेंट देखे जिसके फेफड़े फेल हो जाते हैं, तो उसकी एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम वेंटिलेटर के ऊपर रखते हैं। ऐसे ही COPD मतलब जो पेशेंट सांस के क्रॉनिक मरीज है, बहुत लंबे समय से सांस के बीमार है, उसको COPD बोलते हैं। और ये मशीनरियों का नाम है जैसे इकमो से ECMO मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर, वो फेफड़े और हृदय के लिए आर्टिफिशियल मशीन है। CRRT मतलब किडनी का डायलिसिस का ये नाम है, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी।
तो ये सब अलग अलग टेक्नोलॉजी और टर्मिनोलॉजी वैसे तो सिर्फ मेडिकल में ही समझ में आता है, लेकिन काफ़ी बार कम्युनिटी में ऐसा होता है कि लोगों को उसके बारे में कुछ ना कुछ अंदाज मिलता रहता है और सुनते रहते हैं, लेकिन बेसिकली ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। जी सर, अभी हाल ही कोविड का समय गया है सर। आईसीयू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक वेंटिलेटर करके आती है, जो कोविड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सर ये वेंटिलेटर का काम क्या होता है? वेंटिलेटर बेसिकली मैंने जो बताया कि कोई पेशेंट को अगर सांस नहीं ले पाते जी। और ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये मशीन है। और सब बीमारी में अल्टीमेटली सबसे पहले पेशेंट सांस लेना बंद करते हैं, उसके बाद उसके शरीर में हार्ट बंद होता है और उसके बाद दर्दी की शायद मृत्यु संभावित होती है। तो कोई भी बीमारी बहुत लेवल पे बढ़ती है तो शुरुआत में ही दर्दी सांस लेना बंद होकर बेहोश होने जाता है। तो उसको सिर्फ स्टेबिलाइजेशन करने के लिए मशीन रहती है कि उसको बाहर से सांस प्रोवाइड कराओ और जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको आप सॉल्व करो तो शायद वो वापस सांस लेना चालू करते हैं, उसके बाद वेंटिलेटर हम निकाल देते हैं। वैसे तो सब लोगों को आईसीयू इज इक्वल टू वेंटिलेटर इक्वेशन सबको लगता ही है, आईसीयू में गया मतलब वेंटिलेटर पे होगा, लेकिन आईसीयू में ऐसा काफ़ी बार होता है कि पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं रहती है। काफ़ी पेशेंट है जो स्टेबल रहते हैं और स्टेबिलाइजेशन के लिए रहते हैं, उनको अगर टेम्पररी ज़रूरत पड़े तो हम वेंटिलेटर यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देने के लिए। टाइप्स ऑफ भी सुने हुए, जैसे आईसीयू, एनआईसीयू, सीएसआईयू और एसआईसीयू। सर ये क्या है, मतलब ये अलग अलग क्यों है? ये स्पेशल केयर के लिए कुछ डिविजन्स है, जैसे कि कोई मेडिकल इश्यूज है और यंग पेशेंटों में है तो उसमें मेडिकल आईसीयू एमआईसीयू बोलते हैं। अगर सिर्फ कार्डियक इश्यू है, किसी को हार्ट अटैक आया तो उसको सीसीयू बोलते हैं, कार्डियक केयर यूनिट। अगर ऐसा कोई है कि सर्जिकल इश्यू है, ऑपरेशन के बाद या तो ऑपरेशन की ज़रूरत है, इस टाइप के पेशेंट है उसको सर्जिकल आईसीयू बोलते हैं, एसआईसीयू। वैसे एज के हिसाब से भी इसका डिविजन्स है कि जैसे कोई न्यूबॉर्न बच्चे है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको एनआईसीयू बोलते हैं, नियोनेटल आईसीयू। और उससे थोड़ी उम्र बढ़ती है और एडल्ट के बीच का जो गैप रहता है उसमें पीआईसीयू होता है, जो पीडियाट्रिक आईसीयू। लेकिन सब आईसीयू में एक चीज़ कॉमन है कि मशीनरी सेम रहती है, थोड़ा बहुत एज के हिसाब से उसका साइजिंग डिफरेंस रहता है और केयर सब में भी क्रिटिकल हिसाब से ही लिया जाता है। स्पेशलाइजेशन अलग अलग हो जाता है, कुछ आईसीयू सर्जन्स लोग देखते हैं, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर में रहते हैं, कुछ पीडियाट्रिशियंस के अंडर में रहते हैं जो बच्चों के लिए है। तो ये टर्मिनोलॉजी अलग है, काम तो अंदर सिर्फ क्रिटिकल केयर का सब टाइप का उसमें होता है। सर जैसे आपने बताया क्रिटिकल केयर होता है, तो क्रिटिकल केयर में किस टाइप्स के वर्क किए जाते हैं, मतलब कौन कौन से पेशेंट ऐसे होते हैं जो कंडीशन खराब हो जाती है उसके बाद ही आईसीयू में आते हैं? काफ़ी बार ऐसा होता है कि समझ लो इमीडिएटली जो होने वाली प्रॉब्लम्स है, जैसे हार्ट अटैक है या तो पैरालिसिस है या तो एक्सीडेंट है, ये सब चीज़ें इमीडिएटली होता है कि उसको इमीडिएटली शायद आईसीयू की ज़रूरत रहती है। कुछ ऐसे रोग भी है जैसे कि न्यूमोनिया हुआ, धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी तो इस टाइप के पेशेंट रहते हैं। किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का लिवर फेल हो गया है या तो कोई ने पॉइजन ले लिया है, तो उस टाइप के केसेस जो है जिसको आईसीयू में रख के जो ऑर्गन का प्रॉब्लम हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए उसकी मशीनरी का उपयोग करके और साथ में उसके स्पेशलाइजेशन का कॉम्बिनेशन करके हम अलग अलग रोग की ट्रीटमेंट आईसीयू में करते हैं। सर आप आईसीयू के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं, ये जगह बहुत ही बोलते हैं ना बहुत ही ख़राब, पेशेंट आता है, पेशेंट के फैमिली मेम्बर आते हैं, वो लोग तो इसे एकदम ख़राब ही समझते हैं। सर आप एक डॉक्टर होने के साथ साथ किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसा आपका तजुर्बा है उसकी? बिल्कुल ख़राब तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन डेफिनेटली टेंस एटमॉस्फेयर वहाँ पे रहता है, दोनों के लिए, डॉक्टर के लिए और ये पेशेंट के लिए भी रहता है कि पेशेंट आते हैं तो उसके लिए शायद उसके फैमिली मेम्बर्स बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उस टाइप का एक टेंशन रहता है। एक दूसरा टेंशन ऐसा भी रहता है कि कितने एक्सपेंस होगा, कितना खर्चा होगा, कितना लंबा होगा और क्या होगा, कुछ मिस्टेक बाकी नहीं रह जाती है ना ऐसा। तो ये टेंस एटमॉस्फेयर रहता है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ऑलवेज दोनों तरफ से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी कम हो उतना अच्छी तरह से पेशेंट में रिजल्ट भी मिलता है और स्मूथ आउटकम रहता है पेशेंट का। जैसे समझ लो कोई पेशेंट इमरजेंसी से आया और उसको
मतलब समझ लो कि ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, तो एक डॉक्टर के हिसाब से या तो मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड के हम लोग जो ट्रीट करते हैं, डॉक्टर प्लस नर्स प्लस जो भी सपोर्टिंग स्टाफ हमारे आईसीयू में रहते हैं, उसका एक ह्यूमैनिटी बिहेवियर होता है जिसकी वजह से सामने वालों को ऐसा लगता है कि हमारा पेशेंट जो है वो सेफ हैंड में है और हमको रिजल्ट भी मिलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा। तो वो जो वर्क पैटर्न की आप बात कर रहे थे, वो उसके लिए हमारा नेचर बिहेवियर और पेशेंट के साथ इंटरेक्शन केस में सब क्लियरिटी कि पहले तो सब एस्पेक्ट में पता होना चाहिए कि इसमें ये हो सकते हैं, इतने इतने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इतनी इतनी एक्सपर्टीज़ की इसमें ज़रूरत है, इतनी मशीनरी लगेगी। तो अगर ये सब चीज़ों का अच्छी तरह से नॉलेज है तो सब पिक्चर हम रिलेटिव के सामने क्लियर कर सकते हैं, तो उसका फेथ बढ़ जाता है और वो उसके हिसाब से चलता है। तो शायद ये एटमॉस्फेयर इतना गंदा नहीं बोलते हम, बराबर। अगर ये पता नहीं है और सडनली कोई इवेंट होती है तो वो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न और बहुत सारे ब्लेमिंग हो सकते हैं। और इसीलिए कोई भी हॉस्पिटल में अगर आईसीयू फुल फ्लेज मशीनरी वाइज, मैन पावर वाइज एंड डॉक्टर के बैकअप के साथ, नॉलेज के साथ चलता है तो काम बहुत ही स्मूथ चलता रहता है और उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होते और पेशेंट के आउटकम भी इसमें बढ़ जाते हैं। नहीं तो क्या है कि पार्शली क्लियर फैक्ट जो है उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन और ये सब होने की संभावना है। तो मैं इनको शॉर्ट में ऐसा बोलूँगा कि विथ नॉलेज आईसीयू रन करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। सर, आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या क्या जवाबदारी आपके सिर पे आ जाती है सर, अगर पेशेंट आपके पास आया है और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने कि नॉर्मली डॉक्टर होने के नाते है, इसलिए इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आ जाता है कि अगर आप कोई पेशेंट का ट्रीट करते हो या तो आप ड्यूटी पे हो तो यू हैव टू गिव 100%। आपको 100% उसमें अटेंशन देके, अच्छी तरह से टाइम देके सब अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना ज़रूरी रहता है। क्योंकि मैं समझता हूँ तब तक मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है आईसीयू में। आज की तारीख में भी अगर कोई भी पेशेंट आता है तो मैं कोई भी चीज़ को शॉर्टकट नहीं मार सकता हूँ। अगर मैं शॉर्टकट मारूंगा तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ गलती होने वाली हो, तो प्रॉब्लम होने ही वाला है। तो डॉक्टर का एक फ़र्ज़ होना चाहिए कि पेशेंट को अगर अवेलेबल है तो अच्छी तरह से ही देखे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करे कि पेशेंट का भी एक, रिलेटिव का भी एक ये रहता है कि भाई उसको भी एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमारे पेशेंट की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो रही है। तो ये अच्छी तरह से अगर आप टाइम देके और बिना सोचे कि अभी मैं क्यों करूँ, किस लिए करूँ, ऐसा तो क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा अगर ये सब सवाल आते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ता है। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि कोई भी टाइम पे अगर अवेलेबल है तो अच्छी तरह से देखो और अच्छी तरह से सब पिक्चर क्लियर करो और रिलेटिव्स के साथ सब कन्फ्यूजन्स है उसको क्लियर करो। दूसरी बात इसमें ऐसी भी रहती है कि काफ़ी बार हमारे फील्ड में ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई क्वेश्चंस है पेशेंट के तो उसको इग्नोर मत करो। अगर कोई पेशेंट के एक भी क्वेश्चन को इग्नोर किया तो उसमें से प्रॉब्लम बढ़ने की चांसेस रहती है, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट के जो भी सिम्टम्स है वो हर सिम्टम के अंदर एक प्रॉब्लम होता है। अगर हमने विजुलाइज नहीं किया और उसको सॉल्व नहीं किया तो मे बी वो पॉइंट मिस होता है, तो सीधा इसका इफेक्ट रिजल्ट के ऊपर आता है। एज ए डॉक्टर सर, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का तजुर्बा है, कभी कोई ऐसा केस भी आपके सामने आया जहां आप भी इमोशनल हुए हों? बिल्कुल होता है ऐसे। एक्चुअली डॉक्टर को नहीं होना चाहिए, लेकिन बात ऐसी रहती है कि काफ़ी बार इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होना पड़ता है। क्योंकि काफ़ी बार हम लोग का ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि अगर समझ लो कोई पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है, उसके बॉडी में सब रिपोर्ट और सब ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम कर रहे, उसको कुछ समय की ज़रूरत है और रिलेटिव के साइड से ऐसा है कि चलो अभी हम और भी नहीं खींच सकते, या तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें अभी कुछ होने वाला नहीं है। और जब हमको ऐसा लगता है कि चलो अभी इसमें कुछ मेहनत करने से फ़ायदा है, तो ऐसे केसेस बहुत बार होते हैं कि अगर उसको कुछ टाइम मिल जाए और टाइम मिल जाए तो उसकी
रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। तो ऐसे केसेस में काफ़ी बार कोविड के समय और दूसरे समय में भी देखे गए हैं कि पेशेंट के रिलेटिव को समझा के और उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उस तरीके से डील करके अगर उसके पास से कुछ समय मांगा जाए तो पेशेंट रिकवर होते हैं, उसके बाद वो लाइफ टाइम अपने को याद रखते हैं। ऐसा भी मेरे केस में 2-3 बार हुआ। यंग पेशेंट न्यूमोनिया के ऊपर फैमिली की कोई पोजीशन नहीं है और फैमिली चाहती है कि भी हम अब आगे ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे और वेंटिलेटर बंद कर देना है। तो हमारी टीम और हमारी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से बात करके चैरिटी करके उसको और 10 दिन की ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट चल के घर पे जाता है, तो वो दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा इमोशन कभी कभी अच्छा काम भी कर लेती है, इसलिए डॉक्टर को भी कभी इमोशनल होना पड़ेगा बड़ा। सर हमने आपका एक और रूप देखा है, जैसे अभी आपने बोला कि निमोनिया वगैरह पेशेंट को भी हमने किसी कंडीशन से निकाला है। तो हमने बहुत कुछ समय पहले एक न्यूज़ में भी देखा, हर न्यूज़ में आया था कि आपने एक लेडी को बोलते हैं ना जिसके पास एक्सपेंस नहीं था, उसका आपने ट्रीटमेंट करवाया और उसे ठीक करके भेजा। सर ये क्या था पूरा वाक्य, आप हमें इसमें डिटेल में बताइए। एक पेशेंट थी 40 साल की यंग फीमेल, उसके रिलेटिव लेके आए थे न्यूमोनिया के लिए और वेंटिलेटर पे थी। वेंटिलेटर के कुछ दिन, न्यूमोनिया वैसे बीमारी है ना जो 20 से 25 दिन के लिए वेंटिलेटर के ऊपर जाने की बीमारी है और काफ़ी बार वेंटिलेटर के ऊपर रहे पेशेंट में काफ़ी सारे खर्चे रहते हैं, इसलिए उसके रिलेटिव के हिसाब से उसको बंद कर देना था कि अभी हम नहीं खर्चा कर पाएंगे और हमको नहीं लगता है। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने स्पेशल परमिशन लेके हम सब लोगों ने चैरिटी करके उसको वेंटिलेटर कंटिन्यू रख के ट्रीटमेंट किया और उसके बाद वो पेशेंट अच्छी होकर घर पे गई। तब उन लोगों ने सामने से ही सब ये मीडिया में ये सब किया था, लेकिन वो उससे समझना उतना ही है कि साइंस इतना एडवांस है कि काफ़ी सारी ट्रीटमेंट पॉसिबल ही है। इम्पॉसिबल बहुत कम चीज़ है, जैसे हम बोलते हैं कि नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पेशेंट का अच्छा होना और बिगड़ना वो हमारे हाथ में, लेकिन जिंदा रहना कि नहीं रहना वो हमारे हाथ में नहीं है। शायद कुछ भी करके काफ़ी बार पेशेंट नहीं भी जिंदा रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो थियरी सब में हम लागू पड़े। लास्ट तक मेहनत करना वो हमारा काम है। लास्ट तक मेहनत करने में काफ़ी पेशेंट नहीं पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल बन जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे साइंस में है, लेकिन उसमें डॉक्टर की तैयारी भी होनी चाहिए और फैमिली मेम्बर की भी तैयारी होनी चाहिए। नॉर्मली सब हर बार ऐसा ही होता है कि रिसोर्स की लिमिटेशन अभी नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल परिस्थिति फैमिली की ऐसी होती है, तब ऐसे डिसीजन होते हैं कि ट्रीटमेंट में आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन ऐसे केसेस में हम थोड़ा और सब्र करें तो बन सकता है ऐसा। हमने सर आपकी प्रोफाइल में देखा है क्रिटिकल केयर यूनिट की एक सोसाइटी भी होती है। सर ये सोसाइटी क्या कार्य करती है और आप इसके मेंबर हैं, आपको क्या जवाबदारी है? क्रिटिकल केयर ब्रांच की जो इंडिया लेवल पे जो है उसको ISCCM बोलते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर। उसमें सिर्फ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है उसका ही मेंबरशिप रहता है और वो सोसाइटी रीजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे वर्क करती है, जिसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ICU के, जो ICU के अंदर कैसे रिसोर्सेज के हिसाब से कैसे काम करना चाहिए उसका भी एक डेफिनेशन है। आप समझ लो पेरीफेरी में छोटा ICU में काम करते हो तो आप कितने मतलब ये चीज़ों कर सकते हैं कि जिसमें बेनिफिट रहता है, और मीडियम सेटअप है, टर्शरी सेंटर है, तो ये ISCCM जो है वो ये सब को रेगुलेट करती है। प्लस इसके एकेडमिक्स प्रोग्राम्स रहते हैं और पॉलिसी मेकिंग रहता है कि इंडिया के हिसाब से या तो गुजरात के हिसाब से या तो सूरत के हिसाब से या तो और भी पेरीफेरी में आप अलग अलग तरीके से आप थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं कि जिसमें कम खर्चे में अच्छा रिजल्ट मिल सके ऐसा। तो ये ISCCM का एक रोल रहता है। सर ये तो सारी बातें हो गई क्रिटिकल केयर की, यानी जो इमरजेंसीज में आती हैं। सर हमारे दर्शकों को आप अभी आने वाले समय में बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो कुछ आप उनको प्रिकॉशन का सलाह दे सकें, जो बेसिक नॉलेज जो आज की डेट में हर इंसान को करना चाहिए, Yes. वो आप कुछ बता सकें? बिल्कुल, देखो ये एपिडेमिक्स जो बोलते हैं ना कि वो सीज़न के हिसाब से अलग अलग रोग आते हैं। जैसे अभी समर है तो अभी गैस्ट्रो का रोग ज़्यादा है,
तो हमको गैस्ट्रो के हिसाब से केयरफुल रहना है कि भाई बाहर का खाना कम खाना है और पानी अच्छी तरह से उबाल के और ठंडा करके पीना है, बाहर की चीज़ों से बच के रहना है। ऐसे ही जैसे मानसून आएगा, मानसून में मच्छर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है मॉस्किटो की, तो उसी की वजह से मलेरिया और डेंगू रहता है। तो मलेरिया डेंगू के लिए प्रिवेंटिव स्टेप, जैसे आपने बताया कि प्रिवेंटिव स्टेप के लिए पहले तो मच्छर कम हो ऐसे ही हमको तकेदारी लेनी है। उसके लिए पूरी कम्युनिटी और पूरी सोसाइटी का ही इसमें रोल रहता है कि भाई आपके आसपास आप प्रिकॉशन रखो और सबसे पहले मच्छर बनने का पॉसिबिलिटी कम कर दो। और दूसरा, अगर को काटे नहीं उसी ख्याल रखो, बराबर लोकल एप्लीकेशन मॉस्किटो नेट व्हाटएवर ये सब आप बहुत सारी जगह से देखते हैं। और उसके बाद अगर हो गया तो एक क्या है कि अर्ली अटेंशन, आप ऐसा नहीं है कि सबको आईसीयू ही जाना है, बराबर, लेकिन नियर टू हॉस्पिटल या तो प्राथमिक आरोग्य केंद्र ये सब चीज़ें हैं जहाँ से आप अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि ऐसा नहीं है कि हर मच्छर को मलेरिया होता है। आपको काफ़ी बार कितनी बार मच्छर काटते हैं लेकिन सबको मलेरिया नहीं होता है। अगर समझ लो कोई मच्छर में मलेरिया के इन्फेक्शन है या तो डेंगू के इन्फेक्शन है, वो मुझे काटते हैं तो 3-4 दिन के बाद मुझे डेंगू होता है, उसके बाद मुझे जितने मच्छर काटते हैं उसको डेंगू हो जाता है और वो आपको काटेंगे तो आपको वापस होगा। तो ये साइकिल बढ़ती है। तो आपको नई मच्छर काटे वो भी ज़रूरी है, और आपको अगर मच्छर ने काटा है और आपको बुखार आया है तो जल्दी ट्रीटमेंट ले वो भी ज़रूरी है। क्योंकि आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और उसको आपका इन्फेक्शन और दूसरे में बढ़ेगा क्योंकि आपको मच्छर काटेंगे। तो ये साइकिल को प्रिवेंट करने के लिए हमारी ये सब रोल रहते हैं कि या तो पहले बचो, अगर नहीं बच पाए तो जल्दी ट्रीटमेंट लेके अच्छे हो जाओ, बराबर। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो भी दूसरे को आप फैलाओगे, ऐसा। इसके बाद विंटर का सीज़न आएगा, विंटर में सर्दी खांसी वो सब बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, तो उसके अलग प्रिकॉशंस है, जैसे कि आप मास्क पहनो, ट्रैवलिंग कम करो, व्हाटएवर, भीड़ भाड़ में कम रहो। नॉर्मली अवॉइड कर सकते हैं उतना हम अवॉइड कर सकते हैं। इसमें स्पेशली 50+ के पेशेंट है, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको हाइपरटेंशन है, ऐसे लोगों को सब तकेदारियाँ ज़्यादा लेना पड़ेगा। बस ऐसे ही आप एपिडेमिक के हिसाब से आप प्रिकॉशंस रख सकते हैं। कुछ कॉमन बीमारियां भी आजकल हो चुकी हैं, मतलब आप लगभग लोगों को आप सुनते होंगे कि हार्ट अटैक ज़्यादातर आ रहा है, बीपी बहुत लोगों को हो रहा है, डायबिटीज़ भी बहुत लोगों को हो रहा है। सर, इसमें अवेयरनेस किस तरह से लाई जा सके और उन लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि उनको ये हो ना, और इवन किसी को हो जावे तो वो क्या कर? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये क्यों हो रहा है वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये सब चीज़ें होने का कारण है ना, हमारी एक फास्ट लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस, वैसे इसको मॉडर्न डिजीज़ बोलते हैं। जो डायबिटीज़, बीपी, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, ये मॉडर्न डिजीज़ है कि मतलब ये हमारी आधुनिकता के पीछे आए हैं। जैसे आप सुनेंगे कि 100 साल पहले ऐसे कोई रोग थे ही नहीं, या तो बहुत ही रेयर थे, बराबर। अभी हम भागदौड़ का काम करते हैं, टाइम शेड्यूल के बिना खाना पीना ये सब चालू रहता है, या तो हम स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, जैसे स्ट्रेस की वजह से अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे फेरफार होते हैं, पोल्यूशन बढ़ा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो ये सब कारण है कि ये मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इसको अंदर डाला है और इसी की वजह से ये सब बढ़ रहे हैं। तो उसको रिवर्स सीक्वेंस में आप देखो तो शायद आपकी लाइफस्टाइल को आप हेल्थ, एक्सरसाइज, डाइट, या तो आप स्ट्रेस रिलीविंग के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो सब चीज़ें उसमें रिस्क कम करती है। दूसरा, एक जेनेटिक भी रहता है, अगर कोई फैमिली मेम्बर्स को फादर टू किड्स ट्रांसफ़र होता है, तो जैसे ही ऐसा लगे कि ये रिस्क फैक्टर हम में ज़्यादा है तो हमें अवेयर होके कुछ टाइम के हिसाब से पीरियोडिक हेल्थ चेकअप करने चाहिए। जैसे कि 40 साल कट ऑफ लिमिट था कि 40 साल के बाद हर एक इंसान को हेल्थ चेकअप करना चाहिए। लेकिन अगर पहले से ही आपको कुछ प्रॉब्लम रहते हैं तो आपको उसके पहले भी हेल्थ चेकअप करना चाहिए। ऐसा अगर आपके पास ये कोई एक या तो 2 रिस्क फैक्टर है तो आपको आपकी लाइफस्टाइल में ये सब मॉडिफिकेशन करने चाहिए। जैसे लाइफस्टाइल की बात करें तो 2 तरीके की लाइफस्टाइल रहती है, एक टाइप ए एंड टाइप बी। जैसे टाइप ए है कि सब कुछ टाइम पे, सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए तो चाहिए, इसके इतने से कम तो नहीं चलेगा। वो टाइप ए पर्सनालिटी है जिसमें ये सब होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। और टाइप बी
चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा देख लेंगे, ऐसा करके वो लाइफस्टाइल में अच्छा है, वो शरीर के लिए इतना ज़्यादा नहीं है। तो टाइप ए वैसे ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। टाइप 2 ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, बॉडी के लिए अच्छा है। बट यू कैन डू द बैलेंस। वर्क प्लेस पे आप टाइट रहो, ऑफिस जाने के बाद रिलैक्स रहो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। वैसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो दुनिया में आप साथ में लेके जाने वाले बराबर। तो यही अगेन घूम फिर के वहाँ पे ही आता है कि स्ट्रेस रिलीव करो और रिलैक्स रहो, और पीरियोडिक इंटरवल पे आपका चेकअप करते रहो, तो ये सब इंसिडेंट्स कम हो गए। तो आपने जनादेश के इस खास प्रोग्राम में हेल्थ टिप्स में सुना महेश सुथारिया जी को। एक ऐसी शख्सियत है जिनकी मानवता की भी कहानी सामने आई है, और ये एक क्रिटिकल केयर यूनिट में भी स्पेशलाइजेशन के तौर पर कार्यरत है। तो आप हमारे साथ बने रहिए अगले एपिसोड के लिए। नमस्कार।